वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो कवर किया था वो हमारा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस था। ओके, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अंदर हमारा लास्ट ये हमने फिनिश किया था कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में 3 टाइप्स के मेंटेनेंस होते हैं, करेक्टिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव। ठीक है, अब हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट में क्या आता है, फॉल्ट रिपेयर होता है 17%, सॉफ्टवेयर एडेप्टेशन होता है 18% और फंक्शनली एडिशन और मॉडिफिकेशन होता है 65%। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेंटेनेंस एफर्ट का। अब आता है मेंटेनेंस प्रेडिक्शन। तो मेंटेनेंस प्रेडिक्शन क्या होती है? मेंटेनेंस प्रेडिक्शन इज कंसर्न्ड with accessing which parts of the system may cause problem and have high maintenance cost। तो प्रिडिक्शन जो होती है मेंटेनेंस की वो क्या होती है, कंसर्न की जाती है जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं जिस भी पार्ट को। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उस पार्ट में, उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और वो क्या कॉस्ट रहेगी, उसकी कितनी ज़्यादा कॉस्ट जा सकती है। ठीक है, तो उसको, उस पार्ट को या सिस्टम को हमें रिपेयर करना होगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करके कितनी हम मेंटेनेंस कॉस्ट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये आएगा इसमें। इसके फिर सब पॉइंट्स हैं, चेंज एक्सेप्टेंस डिपेंड ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स अफेक्टेड बाय द चेंज। तो जो चेंज एक्सेप्टेंस होगा वो कौन डिपेंड करेगा, वो मेंटेनेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो भी हम कंपोनेंट जो अफेक्टेड हुआ है उस चेंज की वजह से, तो उसमें कितना मेंटेनेंस आ रहा है। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस रिड्यूस इट्स मेंटेनेबिलिटी। तो जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, लाइक हम जिसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ से क्या हो रहा है, मेंटेनेबिलिटी रिड्यूस हो रही है वहाँ से उसकी, क्योंकि हमने अगर कोई भी चेंज किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उससे उसमें मेंटेनेंस हमें कम करना पड़ेगा। लाइक कोई अगर फॉल्टी प्रॉब्लम है, लाइक फॉल्टी सिस्टम है, तो हम उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चेंजेस एंड कॉस्ट ऑफ चेंजेस डिपेंड ऑन मेंटेनेबिलिटी। तो जो मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है जितने भी बार हम नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं, कितनी बार हमने चेंजेस किए हैं उसमें, और जो कॉस्ट है उस चेंज की, ठीक है, वो उसकी मेंटेनेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि कितना मेंटेनेंस हो रहा है सिस्टम का। ठीक है, अब मेंटेनेंस प्रेडिक्शन में आता है, विच पार्ट ऑफ द सिस्टम आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय चेंज रिक्वेस्ट। फिर व्हाट पार्ट ऑफ द सिस्टम विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव टू मेंटेन। फिर हाउ मेनी चेंज रिक्वेस्ट कैन बी एक्सपेक्टेड। व्हाट विल बी द लाइफ टाइम maintenance cost of this system or what will be the cost of maintaining this system over the next year। तो ये सब क्या है, मेंटेनेंस प्रेडिक्शन में है कि प्रिडिक्टिंग मेंटेनेबिलिटी, प्रिडिक्टिंग सिस्टम चेंजेस और प्रिडिक्टिंग मेंटेनिंग कॉस्ट। तो इन सब में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो एक मेंटेनेंस प्रिडिक्शन करवाती हैं सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में। फिर आता है चेंज रिक्वेस्ट। तो चेंज रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट फॉर सिस्टम चेंजेस फ्रॉम यूज़र, कस्टमर और मैनेजमेंट। तो जो चेंज रिक्वेस्ट होती हैं वो क्या होती है, वो रिक्वेस्ट होती हैं सिस्टम चेंजेस में जो यूज़र्स हैं उनकी तरफ से, या फिर कस्टमर्स हैं, या फिर मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है, तो वो चेंज रिक्वेस्ट है जो भी हम मेंटेनेबिलिटी कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, उसके लिए। ठीक है, इन प्रिंसिपल ऑल चेंज रिक्वेस्ट शुड बी केयरफुली एनालाइज एज पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस प्रोसेस एंड देन इम्प्लीमेंटेड। तो अगर हम बात करें, सभी जितनी भी चेंज रिक्वेस्ट हैं वो हमें सभी पहले केयरफुली एनालाइज करनी होती हैं, क्योंकि वो क्या, किस चीज़ का पार्ट है, वो मेंटेनेंस का पार्ट है, जो भी हम मेंटेनेंस प्रोसेस वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे उसका। ठीक है, तो उन सभी चेंज रिक्वेस्ट को पहले हमें केयरफुली एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही उनको आगे फर्दर प्रोसेस करना होगा। ठीक है, इन प्रैक्टिस सम चेंज रिक्वेस्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड अर्जेंटली। तो हम नॉर्मली अपने, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी भी डिवाइस में, हार्डवेयर डिवाइसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, उसको अर्जेंटली इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वहाँ पे चेंज कर देते हैं उस डिफ़ॉल्ट फॉल्टी पार्ट को। ठीक है, तो इसमें पहला है फॉल्ट रिपेयर, जो हम फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं तो उसको रिपेयर कर देंगे, वरना चेंजेस टू द सिस्टम एनवायरनमेंट। तो अगर सिस्टम का कोई एनवायरनमेंट है तो उसमें चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर देते हैं। फिर अर्जेंटली रिक्वायर्ड बिजनेस चेंजेस। तो अगर कोई चेंजेस ऐसे हैं जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं तो हम उनको एकदम से चेंज कर देते हैं, ठीक है, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर चेंज इम्प्लीमेंटेशन किस टाइप से होता है, तो इसमें प्रपोज चेंजेस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट अपडेटिंग
और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो प्रपोज चेंजेस होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं और उस पर फिर हम प्रपोज चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस प्रपोज हैं अगर वो हमने एज़ पर प्रपोजन नहीं किए हैं तो सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है कि मेंटेनेबिलिटी में ना आए। ओके, इसके बाद इमरजेंसी रिपेयर। इमरजेंसी रिपेयर में आता है चेंज रिक्वेस्ट, एनालिसिस सोर्स कोड और एनालाइज सोर्स कोड, मॉडिफाई सोर्स कोड और डिलीवर मॉडिफाइड सिस्टम। तो चेंज रिक्वेस्ट जैसे हमने जनरेट करी, ठीक है, तो चेंज रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे सोर्स कोड को। तो सोर्स कोड एनालाइज करने के बाद में अगर वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता है मेंटेनेबिलिटी में, तब हम उसको फिर वहाँ पे आगे मॉडिफाई करेंगे सोर्स कोड को और डिलीवर कर देंगे मॉडिफाइड सिस्टम एकदम कम्प्लीटली। ओके, तो प्रोग्राम एवोल्यूशन डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिस्टम चेंज आफ्टर मेजर एम्पिरिकल स्टडीज़ लेमन एंड बी। ठीक है, तो जो प्रोग्राम एवोल्यूशन है, ठीक है, प्रोग्राम एवोल्यूशन डायनामिक्स है, तो उसमें स्टडी है प्रोसेसेस की जो सिस्टम चेंज में होती है। ठीक है, और ये सब क्या है, मेजर एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं जो लेमन और बी की हैं। अब स्पाइरल मेंटेनेंस मॉडल जो है, तो स्पाइरल मेंटेनेंस मॉडल में क्या आता है, स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन और वैलिडेशन। ठीक है, इस टाइप से ये 4 पार्ट्स हैं जो स्पाइरल मॉडल में होते हैं। तो रिलीज़ 1 में ऑपरेशन में आएगा, रिलीज़ 1, रिलीज़ 2, रिलीज़ 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक राउंड एंड राउंड शेप में घूमता रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस मॉडल होता है स्पाइरल में। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट यूजुअली ग्रेटर देन डेवलपमेंट कॉस्ट। तो स्पाइरल मॉडल के अंदर क्या आता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो ग्रेटर होती है डेवलपमेंट कॉस्ट से। सेकंड है इंक्रीजेज एज सॉफ्टवेयर इज मेंटेन्ड, मेंटेनेंस करप्ट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर सो मेक्स फर्दर मेंटेनेंस मोर डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस होगा उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाएगी और मेंटेनेंस से क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है वो करप्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसमें फर्दर मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमें उसको रिमूव करना पड़ता है कम्प्लीटली और डिफ़िकल्ट होने की वजह से। ओके, एजिंग सॉफ्टवेयर कैन हैव हाई सपोर्ट कॉस्ट। तो जितने भी पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनकी एज बढ़ती जा रही है, लाइक 5 ईयर से यूज़ हो रहे हैं, 10 ईयर से यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें क्या है, सपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें लैंग्वेजेस डे टू डे बेसिस पर नई नए चेंजेस हो रहे हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में चेंज हो रहे हैं, कंपाइलर्स में चेंज हो रहे हैं, उनकी लाइब्रेरीज ऐड ऑन हो रही हैं, तो इस वजह से उनमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पुराने टाइम की है, ठीक है, तो उसमें हम इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जितना अभी के सॉफ्टवेयर्स में करवा पाएंगे। ओके, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर्स आते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर्स में आता है टीम स्टेबिलिटी। मेंटेनेंस कॉस्ट आर रिड्यूस इफ़ द सेम स्टाफ आर इन्वॉल्व विद देम फॉर सम टाइम। तो टीम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर जो डेवलपमेंट टीम है, ओके, अगर वही मेंटेनेंस कर रही है सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पर क्या है, टीम वही रहेगी, टीम स्टेबल है, तो इससे क्या रहेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। क्योंकि जो डेवलपर हैं उन्हीं को पता है कि सॉफ्टवेयर में उन्होंने किस टाइप से डिज़ाइनिंग की हुई है। ठीक है, तो वो ईज़िली उसको डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग में भी। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, द डेवलपर्स ऑफ ए सिस्टम में हैव नो कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, सो देयर इज़ नो इंसेंटिव टू डिज़ाइन फॉर फ्यूचर चेंजेस। तो अब जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनके पास में जिन्होंने उस सिस्टम को बनाया है या डिज़ाइन किया है, उन डेवलपर्स का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता है या कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसका मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेंगे ही। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाकर दिया है। तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ पर डिज़ाइन में जो भी फ्यूचर में चेंजेस करने होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसेंटिव भी नहीं होता है कि उनको वो चेंजेस करके ही देने हैं अपने एंड से। ठीक है, फिर आता है स्टाफ स्किल्स। मेंटेनेंस स्टाफ आर ऑफन इनएक्सपीरियंस्ड एंड हैव लिमिटेड डोमेन नॉलेज। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी मेंटेनेंस का स्टाफ होता है वो बहुत कम एक्सपीरियंस होते हैं, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेंटेनेंस जो है कॉस्टली प्रोसेस है, तो वहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम इनएक्सपीरियंस स्टाफ को हायर कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या है,
वहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है उसमें, ओके, क्योंकि उनके पास में डोमेन की नॉलेज बहुत कम होती है, जो भी इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं। फिर आता है प्रोग्राम एज एंड स्ट्रक्चर। एज प्रोग्राम एज देयर स्ट्रक्चर इज डिग्रेडेड एंड दे बिकम हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड चेंज। तो जैसे जैसे प्रोग्राम की एज बढ़ती जाती है और उसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी डिग्रेड होता जाता है। कैसे? हम जितना प्रोग्राम लाइक 5 ईयर से कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसको मेंटेनेंस तो होता जा रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर भी डिग्रेड होता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना और उसमें चेंजेस कर पाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे जैसे अभी कर पाते हैं न्यूली सिस्टम्स में, ओके। फिर आता है एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर। Rather than think of separate development and maintenance phases, evolutionary software is software that is designed so that it can continuously evolve throughout its lifetime. तो अगर हम evolutionary सॉफ्टवेयर देखें तो rather जो भी हमारा मतलब अगर हम बात करें तो हम जितना सेपरेट डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे या मेंटेनेंस फेजेस के बारे में सोचेंगे, तो इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं कंटिन्यूसली इवॉल्व होता जा रहा है उसके लाइफ टाइम में, ठीक है। तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी और वो बिल्कुल भी सिस्टम में उनके या स्ट्रक्चर में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रोग्राम इवोल्यूशन डायनामिक्स, इसके बाद आता है प्रोग्राम इवोल्यूशन डायनामिक्स की जो इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम इवोल्यूशन डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ सिस्टम चेंज। तो प्रोग्राम इवोल्यूशन डायनामिक्स क्या है? स्टडी है जिसमें हम प्रोसेसेस में सिस्टम चेंज की स्टडी करते हैं, ठीक है। आफ्टर मेजर एम्पिरिकल स्टडीज़ लेमन एंड बेलेडी प्रपोज दैट देयर वर अ नंबर ऑफ लॉज विच अप्लाइड टू ऑल सिस्टम्स एज दे इवॉल्व। तो जब इन्होंने स्टडी की है, ठीक है, एम्पिरिकल स्टडी की है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेमन और बेलेडी जो हैं उन्होंने बताया कि एक नंबर ऑफ लॉज हुए थे जिसमें जितने भी सिस्टम्स हैं उनको इवॉल्व होने के लिए उन सभी लॉज से जाना पड़ा, ठीक है। देयर आर सेंसिबल ऑब्जर्वेशंस rather than laws, they are applicable to large systems developed by large organizations, perhaps less applicable in other cases. तो ऐसे कुछ सेंसिबल ऑब्जर्वेशंस हुई हैं जिसकी वजह से जो लॉज में उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पर जो एप्लीकेबल हुए लार्ज सिस्टम में, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ये ज़्यादा एप्लीकेबल हुए और वहाँ पर वो जो एप्लीकेबल हुए वो कम केसेस में हुए, ठीक है, पर कुछ ही जगह पर हुए, ओके। तो इसकी वजह से ये जो लॉज थे प्रोग्राम इवोल्यूशन डायनामिक्स वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने लगे हैं अब, ठीक है। इसके बाद आता है लेमन लॉज, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।